नमस्कार और फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम अक्षय कुलकर्णी है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो और लोगों के पास मेरा चैनल जो है उसको पहुंचाइए और लोगों को कहिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। आज बात करने वाला हूं फिर एक बार पॉलिटिक्स की। नतीजे आ चुके हैं। 4 जून को बीजेपी काफ़ी पीछे छूट गई है और जो एनडी गठबंधन था वो काफ़ी आगे निकल चुका है। क्या कारण रहे होंगे और क्यों ऐसा हुआ, इसमें मतदाता जो थे उनकी क्या जिम्मेदारी थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनकी क्या जिम्मेदारी थी। आरएसएस एंड बीजेपी के बारे में मैं बात नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं खोलकर आपके सामने रखूंगा। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देश में बीजेपी को जिस तरह से पीछे हटना पड़ा है उसके बाद अलग अलग मत प्रवाह हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी टू द पॉइंट बात करते हुए एटलीस्ट मेरे को तो सामने नज़र नहीं आ रहा है। और मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ, पूरे रेफरेंसेस के साथ आपको बताऊंगा और एविडेंसेस के साथ आपको बताऊंगा, लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा। तो आज का पॉडकास्ट एक्चुअली हर आरएसएस स्वयंसेवक, हर बीजेपी कार्यकर्ता, हर बीजेपी वोटर, हर मोदी समर्थक, ये जितने भी लोग हैं ना, इन सारे लोगों के पास आज का मेरा पॉडकास्ट जाना चाहिए। ऐसी मेरी विश है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी राइट विंग सोचने वाले लोग हैं, जितने भी बीजेपी आरएसएस मोदी सपोर्टर्स हैं, इन सारे लोगों के पास आज का मेरा पॉडकास्ट हर हाल में पहुंचना चाहिए। क्या होता है आगे देखेंगे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। आपको सच बताऊं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत करूं तो कहां से शुरुआत करूं, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और इस विषय पर मैं आज पहली बार नहीं बात कर रहा। करीब 2 सालों का समय हो चुका है, 2 सालों का समय। जब वो पंजाब हम हारे थे ना बुरी तरह से, आम आदमी पार्टी वहाँ पर फैल चुकी थी, मेरे दिल को ठेस पहुँची थी। और उस वक्त में जो बीजेपी के लीडर्स थे, जो मीडिया में आकर बात कर रहे थे, जो बीजेपी की सोच थी, जिस तरह से बीजेपी को प्रेजेंट किया जा रहा था, मैं उस दिन से ये बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कोई मेरी नहीं सुन रहा। ना कि बीजेपी पार्टी में मेरी बात सुनी जा रही है, ना कि आरएसएस के लोग मेरी बात सीरियसली ले रहे हैं, ना कि बीजेपी कार्यकर्ता, ना कि वोटर्स, कोई भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। आपको इतना बताने के बाद भी इतने एविडेंसेस बार बार आपके सामने आ रहे हैं और आप चीज़ समझ नहीं पा रहे। आपको यही पता नहीं चल रहा है कि पंक्चर कहाँ पर है। मैंने वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पर जाइए, पुराना वीडियो है, 2 साल पुराना। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। कितनी बार बोलूं मैं ये चीज़ आपको। हम लोग इतने घमंड में थे बीजेपी के लोग कि हमको कोई हरा नहीं सकता। जब मैं कह रहा था कि इस बार का चुनाव वैसा नहीं है तो लोग मेरे पर हंसते थे, कहते थे कि तेरे जैसे लोग जो है ना वो अतिशाहणे लोग हैं, तेरे जैसे लोगों को ना बात करना नहीं आता, अभी चुनाव होने बाकी है, मोदी का समर्थन कर नहीं तो पीछे हट जाएगा, मोदी जी को मतलब वो कैसे सही है यही लोगों को बता, वरना तेरे को कल कोई नहीं पूछेगा। इलेक्शंस होने से पहले जब मैं क्रिटिसाइज करता था तो ऐसे मुझे बताया जाता था और एक वक्त पर तो मेरे पर प्रेशर डाला गया। मेरे जो यूट्यूब के वीडियोज़ थे उनको रिपोर्ट किया गया। कुछ लोग थे जो रिपोर्ट कर रहे थे मेरे वीडियोस को, तो मैंने कहा था कि रिपोर्ट नहीं, मेरे को सपोर्ट चाहिए। और उस दौरान बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो लोग खुद को कहलाते हैं उन लोगों को मैंने अप्रोच किया था और वो लोग मेरे को डांट रहे थे। स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। वो लोग मुझे कह रहे थे कि तेरे को ना मेंटल सलाह लेने की ज़रूरत है। आज आप मुझे बताओ, आज नतीजे आपके सामने आए हैं, क्या मेंटल सलाह लेने की ज़रूरत है मुझे? तब लग रहा था आप लोगों को ऐसा कि नहीं आएगा तो मोदी, लेकिन आज की जो सिचुएशन है आप मुझे बताओ, क्या सच में मुझे मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्या? जब आप बात कर रहे हो
तो आपके बात पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप ब्लंटली बात करते हो इसलिए आपकी ख्याति है, तो इसके लिए आपको कॉलर टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लंटली बात करने में बहुत अंतर होता है, वो एक अलग विषय है। मैं किसी और दिन बात करूंगा। मेरा किसी ने इंसल्ट किया इसलिए मुझे बुरा लगा, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप सुन नहीं पा रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहां से है? जब पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ, देखते देखते इलेक्शंस खत्म हो गए, लोग कहने लगे कि 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अरे इतना टेंशन मत ले, 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बाद में कहने लगे 4 तारीख 12 बजे सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ, हम तो मैच जीत ही लेंगे, 400 तक नहीं जाएंगे लेकिन 300-350 तो हमारे पास आ ही जाएंगे बीजेपी के। बाकी एनडीए मिला के हम वो 400 कर लेंगे, और 12 बजे तक खत्म हो जाएगा सब। 12 बजे तक 4 बजे देख लेना। इस तरह से इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। भारत की पहचान हिंदुत्व के साथ होती है। अगर भारत है तो हिंदुत्व है, अगर हिंदुत्व है तो भारत है। भारत को अगर आप ऑल इंक्लूसिव कंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो आपको यही देखना पड़ेगा। और ये मैं हर एक पॉइंट पर आप लोगों को बताते आया हूं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं क्या कर सकता हूं? आज अगर मेरी बात आप नहीं मानते ना आज की डेट में, तो फ्यूचर में और ज्यादा बर्बादी होगी। मैं अभी तक पॉइंट की बात कर ही नहीं रहा, अभी तक मैं आपको बैकग्राउंड ही बता रहा हूं कि ये हो क्या रहा है हमारे देश में। जितने भी बीजेपी लीडर थे वो सारे चुनाव स्टार्ट होने से पहले तक ओवर कॉन्फिडेंट थे। जितने भी बीजेपी के लिए काम करने वाले अलग अलग लोग हैं वो चुनाव स्टार्ट होने से पहले तक ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको ये भनक ही नहीं लगी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब चुनाव आगे बढ़ रहा था तो उनको ये समझ में आ चुका था कि इस बार के चुनाव में हम अच्छा काम नहीं करने वाले हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन तब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था ना, तो वो चुप हो गए थे। बाकी जो इकोसिस्टम था बीजेपी का, जो यूट्यूबर्स बात कर रहे थे बीजेपी के बारे में, जो भी लोग बीजेपी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे सोसाइटी में, सोशल मीडिया में, वो लोग, वो हमारे नितिन गडकरी जी का सेंटेंस याद आ गया मुझे, चहापेक्षा किटली गरम। ये हमारे भाऊ तोरसेकर इतनी छलांग लगा रहे थे, इतनी छलांग लगा रहे थे। इनको भी फोन मिलाया था मैंने। मैं किसी का भी फोन अगर उनकी परमिशन नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करता। छुटकारा था मुझे इन्होंने, भाऊ तोरसेकर ने। भाऊ तोरसेकर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं भाऊ, ऐसी ऐसी चीज है, इन चीजों के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि तू अब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाएगा, तू सुनील गावस्कर को क्रिकेट सिखाएगा। तेरे पार्टी के लोग कुछ काम कर रहे हैं, आंखें मूंद कर उनके ऊपर भरोसा कर, आगे जाकर वो तेरे को तर लेंगे। क्या कर रहा है तू? और वो अगर अच्छी भाषा में मेरे साथ बात करते ना तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन द वे ही हैंडल्ड मी, इट वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भाऊ तोरसेकर है कौन? कन्नड़ा में एक सेइंग है, बहुत वल्गर है, मैं यहाँ पे कोट नहीं कर सकता, लेकिन वो है भाऊ तोरसेकर। अगर आपके समझ में आया हो, कन्नड़ा किसी को समझ में आता है तो समझ लेना, कन्नड़ा स्लैंग है वो नॉर्थ कर्नाटका का। ये अचानक से आए हुए लोग, ये लोग क्या बीजेपी को संभालेंगे? एक बार इनका प्रेडिक्शन सही हो गया, दूसरी बार इनका प्रेडिक्शन सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार इनका प्रेडिक्शन सही होता रहेगा। और बीजेपी इनको पैम्पर्ड फीलिंग दे रही है और इसलिए इन लोगों को सच दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। द जयपुर डायलॉग, अभी इन्होंने टोन बदल लिया। जयपुर डायलॉग, हमारे संजय दीक्षित जी अभी कह रहे हैं कि मंथन करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। अलग अलग हिंदी के स्टैंडर्ड शब्द जो है वो अभी ढूंढ कर ला रहे हैं। लेकिन जब वो सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव अभी डिक्लेयर होने थे, बीजेपी से गलतियां हो रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? मैं बीजेपी को सपोर्ट क्यों करता हूं, इस सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए। मैं बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि मेरे को देश बचाना है, देश को बेचना नहीं है। मैं बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि हिंदुत्व के ऊपर जो अन्याय हो रहा है पूरे विश्व में, उसके ऊपर मुझे काम करना है। और उसके लिए हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं। बाकी मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे किसी बीजेपी, किसी नरेंद्र मोदी, किसी अमित शाह, किसी मोहन भागवत, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। और मैं इस कंक्लूजन पर इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने इस्लाम आजमा के देखा, मैंने ईसाइयत आजमा के देखी,
मैंने अलग अलग चीज़ों को स्टडी करके देखा, मैंने मार्क्स को पढ़ा और अभी मुझे पता चला है अगर विश्व में शांति को प्रस्थापित करना है तो हिंदुत्व का जिंदा रहना, सनातन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पर्शिया तक थे हम लोग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते होते अब यहां पे आए हैं। घर में प्रॉब्लम आज स्टार्ट हो चुकी है हमारे। केरला हमारे हाथ में नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है, खासतौर पर कश्मीर घाटी। पश्चिम बंगाल में क्या हाल है आपको पता है। देश में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे पॉकेट्स बन चुके हैं। हमारे कर्नाटका में भटकल नाम का एक एरिया है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके देखिए, कभी समय मिला तो भटकल होके आइए, तब आपको पता चलेगा। आंखों में पानी आ रहा है, नाक से पानी अंदर जा रहा है। अभी भी अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो हम अवेयर कब होंगे? इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं। बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी। बीजेपी को कौन वोट देगा आप बताइए? बीजेपी एग्जैक्टली क्यों हारी है एक सेंटेंस में मैं आपको आगे बता दूंगा, एक सेंटेंस में। लेकिन उससे पहले ये चीज जान लीजिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ। बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है यह आप लोगों को समझना पड़ेगा। मोदी जी को गुजरात में अचानक से प्लांट कर दिया गया था संघ के द्वारा। जब मोदी जी सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो कभी किसी प्रशासन में नहीं थे, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। अचानक वो ना सीएम बन गए। अब संघ में ना इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्वयंसेवक हैं, लेकिन मोदी जी एक बहुत अलग थे। वो आगे 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 बढ़ते गए। उनकी जिंदगी में वो गोदरा आया, उसके ऊपर उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उतना ही प्यार भी मोदी जी को मिला। वो थोड़ा उनके लिए एक टर्ब्यूलेंस था, मैं कहूँगा बैड पैच भी नहीं, टर्ब्यूलेंस की तरह वो आया और निकल गया। जब वो थोड़ी नोकझोंक हुई थी उनके और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में राजधर्म को लेकर, और वो चीज़ होते 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 तभी से मोदी जी ने प्रिपरेशन करी बहुत अच्छे से। वो पीएम बने 2014 में, जब आए 280+ सीट बीजेपी को मिली। 2019 में हम लोगों को 303 सीट्स मिले थे और हम आगे बढ़ रहे थे, और ये कॉन्फिडेंस एक तरह से बढ़ते जा रहा था मोदी जी का। मैंने भी मतलब जानने की कोशिश करी कि मोदी जी का करिश्मा इतना फैल कैसे रहा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा या फिर आप एग्री नहीं कर पाएंगे, बट इट्स अ फैक्ट कि मोदी जी की कुंडली ऐसी है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनके सामने जाते हो, उनसे पंगा लेते हो ना, तो आप अपने आप खत्म हो जाते हो। ये क्वालिटी उनके कुंडली में है। आपको थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र पढ़ना होगा। अगर आप मोदी जी की कुंडली देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए ना बहुत सारे लोग ये फैक्ट जानते हैं, वो मोदी जी के अगेंस्ट नहीं जाते 100%। और इसलिए मैं भी यही सोचकर चल रहा था कि जब तक मोदी जी वहां पर है प्राइम मिनिस्टर, तो उनको कोई नहीं हिला सकता। ये जो माइंडसेट मेरा बना था ये इसी कारण बना था। संत आसाराम जी बापू, जिन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश करी तो उनको बर्बाद कर दिया गया। मैं 100 एग्जाम्पल्स गिना सकता हूं। बहुत सारे लोग बीजेपी के अंदर के थे, आज वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। जो मोदी जी को कुछ बताने की कोशिश करते थे, अंदर ही अंदर वो मोदी जी के अगेंस्ट थे। अब बाकी का रिसर्च आप लोगों को करना है। तो इस तरह के हमारे मोदी जी, जिनको पराजय क्या होता है, सेटबैक क्या होता है, ये पता ही नहीं है। अगर मोदी जी ने हाथ डाला ना तो वहां पर सक्सेस है बस। अगर मोदी जी ने हैंडल कर लिया ना तो वो बात खत्म है बस। ऐसा था, अगर ऐसा था तो 2024 में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को सेटबैक झेलना पड़ा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देंगे कि 20-25 पार्टी एक साथ आकर उनके 230 है, अकेले बीजेपी के पास 240 है। मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी 2014 और 2019 को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है बीजेपी को। सेटबैक क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। क्या क्या नहीं किया इस टर्म में बीजेपी ने। मुहूर्त गलत ले लिया राम मंदिर इनॉग्रेशन का, ओनली टू इनकैश द पॉलिटिकल माइलेज। राम मंदिर बनाने के बाद मेरे हिसाब से अगर बीजेपी प्रचार भी नहीं करती, अगर मोदी जी दिल्ली छोड़कर बाहर भी नहीं आते, तो पूरे हिंदुस्तान से भर भर के वोटिंग होनी चाहिए थी मोदी जी को। क्यों नहीं हुई? उसके बाद लास्ट मोमेंट पर इन्होंने वो एनआरसी का जो कानून था उसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी। एकदम लास्ट मोमेंट में आकर इन्होंने डिसीजन ले लिया था। अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण फैसला था तो इस फैसले के बाद इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
जिस विकास का दावा किया जा रहा है, जिस डेवलपमेंट का दावा किया जा रहा है, अगर वो हकीकत में है, अगर 100% करप्शन हट चुका है, अगर 100% इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आया है, तो आपको प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2014 में तो ये कुछ भी आईना नहीं था, आपने नहीं दिखाया था लोगों को। 2019 में आपने थोड़ी सी झलक दिखाई थी, और वो थोड़ी सी झलक देखने के बाद लोगों ने आपको प्यार दिया था। उस झलक को आपने इस बार पिक्चर में तब्दील कर दिया था। तो ये पिक्चर देखने के बाद ये जनता आपके साथ क्यों नहीं आई? दिस इज माई क्वेश्चन। मैंने मोदी जी की कुंडली आपको बताई, इनको कोई हरा नहीं सकता, और आज तक इन्होंने हार का मुंह देखा नहीं है। तो इनके पास आज ये नौबत क्यों आई है कि हम लोगों को नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है? इट्स अ फैक्ट। अब फिर हमको ही गाली पड़ेगी हिंदुओं को कि हिंदू लोगों ने वोट नहीं किया इसलिए वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे। अरे जब आपके पास प्योर मैंडेट था, राज्यसभा में आपके पास बहुमत था, लोकसभा में आपके पास बहुमत था, आपके पास काफ़ी सारे स्टेट्स थे, आप नहीं करे, आपने नहीं किया है। और अब आगे कहोगे कि हमारे पास तो नहीं है, अब हम लोगों को मिलजुल कर जाना पड़ेगा, ये हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे। वो एक अलग मुद्दा है, उस मुद्दे में मैं नहीं जा रहा। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर मोदी जी अभेद्य है और फिर भी उनको सेटबैक मिला है, तो वो सेटबैक क्यों मिला है? इसका रीज़न क्या है? इसका मेजर रीज़न मेरे हिसाब से यह है कि मोदी जी ने ना बहुत चीज़ों के साथ बहुत गलत तरह से डील किया। और अगेन इसमें सिर्फ मोदी जी का हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं मैं जैसे पिछले मेरे पॉडकास्ट में मैंने बता दिया है आप लोगों को कि मोदी जी को ना आरएसएस की बात सुननी पड़ती है। आरएसएस जो है वो व्यवस्था चलाने की कोशिश करता है, वो कभी सामने नहीं आता। आप ही मुझे बताइए, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में मोहन राव भागवत जी वहां पर मंच पर क्यों गए थे? अगर उनका कोई वहां पर क्रेडिट लेने का ये नहीं है तो वो वहां पर क्यों गए थे? वो बैठते ना, इतने सारे लोग बैठे थे, शंकराचार्यों को आपने निमंत्रण दिया था, वो शंकराचार्य वहां पर नहीं आए थे, लेकिन मोहन राव भागवत जी वहां पर मंच पर क्या कर रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम चलता है आरएसएस के यहाँ से। और इसलिए मैं 100% मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस वहाँ से आते हैं। अब ये आरएसएस के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वो स्वीकारते नहीं, वो अलग बात है, फिर से मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊँगा। प्रश्न मेरा यह है कि अगर मोदी जी अभेद्य थे तो ऐसा क्या हो गया कि इनको ये सेटबैक देखने को मिला? तो नंबर 1 रीज़न ये है कि बहुत सारी गलतियाँ इनसे हुई। नंबर 1 की गलतियाँ, अब उत्तर प्रदेश इनसे हाथ से निकल गया। जिस उत्तर प्रदेश के मार्ग से होकर राष्ट्र की सत्ता वहां तक जाती है, अगर आपको दिल्ली जाना है ना तो उत्तर प्रदेश के वाया जाना होता है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा तो उस पार्टी को मैंडेट मिलता है, पीएम का सीट मिलता है। यह आज तक का इतिहास रहा है। वो उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से कैसे निकल गया? क्योंकि अचानक से बीजेपी एंड आरएसएस ने यह डिसीजन ले लिया था कि अब हम स्ट्रांग हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, अब हम इसको डाइल्यूट कर देंगे, अब हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, और इस बात को हम पेपर पर भी लेकर आएंगे, ग्राउंड पर भी लेकर जाएंगे। और उन्होंने जिस तरह से खुद को टोन डाउन किया, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा नहीं लगा है। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र इस तरह से कहते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और एक वो पॉलिटिकल कंपल्शन भी बन चुका है कि आपको ये लाइन बोलनी होती है कि शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र। लेकिन उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अलग चीज है। वहां पर अगर आप हिंदुत्व की ये जो है बागडोर छोड़ देते हो तो वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही बात मैं पिछले 2 सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर। हर बैठक में ये बात कहता था मैं आरएसएस के। अगर बीजेपी के किसी प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिलता था तो वहां पर मैं ये बात बताने की कोशिश करता था। जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करता था तो कभी कभी उनके पास जवाब नहीं होता था, लेकिन मुझे चुप किया जाता था। मुझे चुप किया गया, ये मेरी परेशानी नहीं है। इसका दुरुपयोग अब कांग्रेस करेगी, बाकी जो हमारे अपोजिशन वाले करेंगे, इन लोगों को मेरे को झेलना पड़ेगा, ये मेरी तकलीफ है। सबसे पहला बीजेपी का हार का कारण वो था कि इन्होंने खुद को टोन डाउन कर दिया। अब दूसरा मुद्दा मैं बताऊंगा, इस पर आप कितना यकीन करते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं हमेशा से सवाल उठाते रहा हूं कि काशी कॉरिडोर बनाते हुए वहां पर बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है जो पौराणिक मंदिर थे।
और ये बताया गया अगर आपको विकास करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करने से भी मना कर रहे थे, लेकिन ये फैक्ट है कि मंदिरों को तोड़ा गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, आज का पॉडकास्ट जो है वो मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 20 मिनट मैंने बात करी है, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। उतनी बात बताने के बाद मैं पॉडकास्ट को ये करूँगा, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को बोलना है, तो इसलिए मैं टाइम लेके बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर जो आपने मंदिर तोड़े ना, उसका श्राप आपको लग चुका है। अगर आपकी कुंडली ये कह रही है कि आप अवैध है, अगर आप से कोई पंगा लेता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, इस तरह की अगर आपकी कुंडली है, और फिर भी अगर आपको सेटबैक मिल रहा है, तो इसमें डिवाइन इंटरप्शन है। ये कोई अक्षय कुलकर्णी बात कर रहा है इसलिए हो रहा है, कोई राहुल गांधी बात कर रहा है, कोई और उद्धव ठाकरे बात कर रहा है इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगेन सो कॉल्ड तार्किक लोग मेरे पर हंसेंगे ये बात सुनने के बाद। आई डोंट केयर, 2 सालों से मैं इन लोगों को झेल रहा हूँ। आई लिटरली डोंट केयर, 2 सालों से मैं इनको झेल रहा हूँ, मेरे को परवाह नहीं है। लेकिन अगर आपने काशी में मंदिर तोड़े हैं तो उसका श्राप आपको लगा है। दूसरी बात, आपने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में घपला किया है। घपला इन द सेंस पैसों का नहीं, वहां पे आपने राजनीति करी है। राजनीति नंबर 1 की है आपने करी। आप शंकराचार्यों को साथ में नहीं ले पाए। पूरे देश के सामने आपने शंकराचार्यों को विक्टिम के जगह पर खड़ा कर दिया था। पूरा देश शंकराचार्यों को गाली दे रहा था, उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। यह आपको भुगतना पड़ेगा। संत श्री आशाराम जी बापू और शंकराचार्य, इनमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। संत श्री आशाराम जी बापू बहुत ग्रेट है, उनको भी फंसाया गया है, उनकी भी हाई लगी है। लेकिन अब की बार जो नजर आ रहा है ना, आपने शंकराचार्यों को गलत साबित कर दिया। जिसको मतलब रुमाल से नाक पोंछना नहीं आता, वो भी धर्म मार्तंड खुद को बता के आके शंकराचार्य जी को ही क्रिटिसाइज करने लगा। किसकी वजह से? गंदे पॉलिटिक्स की वजह से। आप शंकराचार्यों को साथ में क्यों नहीं ले पाए? यह आपको भुगतना पड़ा है। राम मंदिर के मुद्दे में दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिक्स यह हुआ है, आपको पता है ना कि अयोध्या हमारे हाथ में नहीं है। अयोध्या की सीट जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाई है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने वहां पर मस्जिद की नींव रखी है। आप उस मस्जिद को सपोर्ट कर रहे हो। आप नाम कोर्ट का बता रहे हो, लेकिन आइडिया आपकी है। आप चाहते हैं कि वहां पर भव्य मस्जिद बने, और इसलिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। अगर आपका यह दोगलापन है तो राम आपको सजा देंगे, और राम आपको सजा दे रहे हैं। उस चीज को कितना एक्सेप्ट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। अगेन, वर्णन करने का, विश्लेषण करने का, डिकोड करने का काम बस मैं यहां पर कर रहा हूं। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, आपके लिए राम सबसे बड़े हैं या ये पॉलिटिक्स सबसे बड़ी है? आप किसकी बात सबसे ज्यादा मानेंगे? राम की बात सबसे ज्यादा मानेंगे, या ये खुद को सुधांशु त्रिवेदी जैसे इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग हैं, इनकी बात ज्यादा मानेंगे? किसकी बात आप ज्यादा मानेंगे? आपको राम की बात माननी पड़ेगी। अगर 500 सालों के बाद ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है, तो राम लल्ला तो आशीर्वाद देते ना मोदी जी को, सच में 400 पार निकल जाता। अगर राम का आशीर्वाद है तो 400 पार क्या चीज है? लेकिन 400 पार भूल जाइए, आप जो था वो नहीं बचा पाए। आप 300 तक नहीं पहुंच पाए, आप 250 तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब राम ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया है। ये क्लियर इंडिकेशन है ना कि आपको राम ने आशीर्वाद नहीं दिया है, बल्कि राम ने आपको सजा दी है। अब इस सजा के बाद भी आप सुधर नहीं जाते, तो मैं क्या ही बता सकता हूं। अगर आप सच में एक आस्तिक इंसान हैं, भगवान में आपकी आस्था है, आप राम पर, कहते हैं ना राम भरोसे बैठ जाना, आप राम पर सच में इतना यकीन करते, और अगर आप राम मंदिर में सच में आप जेन्युइन होते, तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। बीजेपी के ऊपर मैं बात करने लगूंगा ना तो मेरे को 1 घंटा चाहिए कंप्लीट। बीजेपी की कुंडली खोल के मैं आपके सामने रख सकता हूं। बीजेपी का उदय कैसे हुआ, बीजेपी के उदय में क्या पॉलिटिक्स था, जनसंघ बीजेपी में कैसे परावर्तित हुआ, उसके बाद हमारे बलराज मधोक जी, उनके ऊपर किस तरह से अन्याय हुआ, किस तरह से इन्होंने सेक्युलरिज्म का नारा तब से दिया था, गांधी जी का गुणगान तब से किया था मुंबई में जो इनकी परिषद हुई थी। उसके बाद इनको पता चला कि ये काम नहीं आ रहा, फिर ये हिंदुत्व करने लगे, फिर अशोक सिंघल जी के ऊपर इन्होंने अन्याय किया,
फिर उसके बाद इनको सेक्युलर होना पड़ा, फिर वाजपेयी की सरकार आई, फिर सरकार चली गई, फिर वो हिंदुत्व का नारा लेके आए, सत्ता में आए। ये जर्नी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसके बाद फिर से इनका हिंदुत्व स्ट्रांग हो जाएगा। इस चुनाव के बाद इनका हिंदुत्व और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये अभी जो मैंने आपको रीजंस थोड़े बहुत गिनवाए, ये रीज़न था कि यूपी आप नहीं बचा पाए। राहुल गांधी जी को तो मैं बिल्कुल ही एडमायर नहीं कर सकता, मैं क्या बताऊं, उनको डिसरिस्पेक्ट करने की मेरी कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन उनका एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो प्रेस मीट ले रहे थे 4 जून को शाम 5-5:30 बजे के करीब। तो उन्होंने कहा कि मैं यूपी की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यहाँ की जनता बहुत ब्रिलियंट है। सच बात है, सच बात है, यही चाहिए मेरे को भी। मेरे को मुंडी हिलाने वाले लोग नहीं चाहिए, मेरे को मुंडी हिलाने वाले लोग अच्छे ही नहीं लगते। यूपी की जनता अवेयर है, ये राजनीति उनके समझ में आई और इसलिए यूपी की जनता ने बीजेपी को नकारा। अब मैं महाराष्ट्र के ऊपर आना चाहता हूं, मैं मेरा पॉडकास्ट कंक्लूड कर दूंगा। महाराष्ट्र में आपने खिचड़ी बना दी। कब से चिल्ला रहा हूं मैं, जब इससे पहले शिवसेना के साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे और ये सब एक ही थे ना, 2020 के करीब जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वहां पर बीजेपी के लोग बीजेपी के अंदर ही बता रहे थे सिंपैथी हमारे साथ है, इस बार हम उद्धव ठाकरे को साथ में नहीं लेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। लेकिन ये बात नहीं मानी, ये बात शीर्ष नेताओं ने नहीं मानी और एक तरह से इंपोज किया शिवसेना को बीजेपी के ऊपर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उद्धव ठाकरे पिक्चर में आए तो उद्धव ठाकरे की सरकार को किस तरह से गिराया गया वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप चुप रहते तो मैस क्रिएट हो जाता महाराष्ट्र में, पूरी तरह से कियोस हो जाता महाराष्ट्र में, और आज आप अकेले लड़ते, स्पष्ट बहुमत के साथ आगे जाते। मैं आज नहीं बता रहा, मेरे पिछले पॉडकास्ट प्लीज निकाल कर देखिए। ठीक है, आपने हमारे शिंदे साहब को ले लिया, एकनाथ शिंदे, मैंने मान लिया। जब आपने एकनाथ शिंदे को साथ लिया तो मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस को आपके साथ नहीं लेना था। जिस दिन आपने अजित पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, सबसे बड़ी भूल थी आप लोगों की वो, और वो भूल आज वहां पर महाराष्ट्र में आप लोगों को नजर आ रही है। वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, वो वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, किसी और पॉडकास्ट में बताऊंगा, लेकिन आज का पॉडकास्ट बहुत लंबा जाएगा। वो देखिए मैं कितना स्पीड में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, फंबल हो रहा है बार बार। यहां पर जिस तरह से पॉलिटिकल खिचड़ी बनाई बीजेपी ने, उस खिचड़ी को देवेंद्र फडणवीस को भी वो एक्सेप्टेड नहीं था। हालांकि मैं देवेंद्र फडणवीस को भी आजकल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम इस तरह से खिचड़ी बनाएं। मुख्यमंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सब डिसीजंस कौन ले रहा था? ये पागलपन था। राजनीति में इस तरह से डिसीजंस नहीं लिया करते। और एक बहुत अच्छा स्पेस, एक बहुत अच्छी लीड वहां पर आप लोगों को मिल रही थी, वो सब आपने मिट्टी में अपने हाथों से मिला दिया। कुल्हाड़ी पर पैर मारने का काम महाराष्ट्र में किया, उसका नतीजा आप महाराष्ट्र में देख रहे हो। अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती, वहां पर और 10-20 सीटें आ जाती हमारी, यूपी में 20 और यहाँ पे 10, तो हम लोगों को आज नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर रहने की नौबत नहीं आती। इजंट इट सो? ये भी मैं गलत बता रहा हूं आप लोगों को। नंबर 3 का मुद्दा यहां पे रहा है, जिस तरह से घमंड में चूर हो चुके थे कुछ लोग, उसमें सबसे बड़ा नाम है द ग्रेट अमित शाह। बुली कर रहे थे वो पत्रकारों को, सवाल नहीं सुनते थे पत्रकारों का अमित शाह। पार्टी में जो बाकी के लोग थे, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूं मैं, चिक्कोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गलत उम्मीदवार यहां पर एक तो चुन लिया उन्होंने, विचार करुण सांगतो वाला, और उसके प्रचार के लिए वहां से हुक्केरी नाम का एक गांव है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अमित शाह खुद आए थे। मुझे बताइए, अमित शाह खुद आए थे लेकिन फिर भी वो सीट नहीं बचा पाए। वो कोल्हापुर में नरेंद्र मोदी खुद आए थे लेकिन कोल्हापुर की सीट नहीं बचा पाए। ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। तो ये घमंड की वजह से हुआ है, बहुत ज्यादा घमंड आ चुकी थी। मोदी जी को तो घमंड आई थी ऐसा मैं नहीं कहूंगा, वो बैलेंस्ड बात करते थे, लेकिन अमित शाह, स्मृति ईरानी, वो कोई है आपका यूपी का एक बीजेपी का लीडर, संबित पात्रा जैसे लोग, तो उनकी बात भी नहीं करूंगा मैं, विजय वर्गीय कोई है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग, इतनी इनको घमंड आ चुकी थी। इस घमंड को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। स्मृति ईरानी तो मुझे लगता है कि हवा में ही चल रही थी 10-20 फुट ऊपर।
तो ऐसे देश नहीं चलेगा ना। जो एक्टिविस्ट स्मृति ईरानी थी वो और आज की स्मृति ईरानी एकदम इलिट, अगदी वो उसका मेकअप वो सब, हाँ क्या चल रहा है? आप दुनिया को लेक्चर दे रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो? तो इन सारी चीज़ों का, आप हिंदुत्व को आपने टोन डाउन किया, आपने राजनीतिक खिचड़ी बनाई, आपके पास घमंड बहुत आ चुकी थी, आप लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, और इन सारी चीज़ों का नतीजा यह हो गया कि आप 250 भी पार नहीं कर पाए। आज के पॉडकास्ट में अगेन मैं थोड़ा इमोशनल था। मुझे लगता है मैंने बहुत कम पॉडकास्ट 30 मिनट्स प्लस किए होंगे, लेकिन आज का पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी था। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज का मेरा पॉडकास्ट सुने। आज एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला था, लेकिन टाइम की बहुत कमी है। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप इनकरेज करते हैं, तो और लंबे लंबे पॉडकास्ट भी मैं बनाऊंगा। देखिए, मेरे को मैकेनिकल बनने में, मैकेनिकल चीज़ें बताने में, मैकेनिकल चीज़ें प्रेजेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और बहुत कम ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो अनफिल्टर्ड चीज़ें कहते हैं। अब इसको कैसे लेना है, अगेन मैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेकर मैं और ज़्यादा बात करूँगा। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं। मेरी बात से अगर आप असहमत हैं तो वो भी चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैं खुद को भी तराशना चाहता हूँ, खुद को भी मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए आपके सुझाव बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है मेरे लिए। जाते जाते एक और चीज़ यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ। मैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए मैं बीजेपी का बुरा नहीं चाहता, मैं मोदी जी का बुरा नहीं चाहता, मैं आरएसएस का बुरा नहीं चाहता। मैं इन चीज़ों के साथ जुड़कर काम करना चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बीजेपी मेरी दूसरी माँ है। ये सिर्फ मोदी जी का डायलॉग नहीं है, ये हमने जिया है। और इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं मतलब अलग विचारधारा को अपना रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बीजेपी का भला चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी का अगर भला करना है ना तो बीजेपी को सच सुनाना भी पड़ेगा, और जो बीजेपी के कार्य करता है उनको भी सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके अंदर जो सद्सद विवेक है उसको जागरूक करिए, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है उसे जागरूक करिए। रैशनल होके थोड़ा स्केप्टिकल माइंड से सोचिए, तो आपके समझ में चीज़ें आ जाएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद एंड नमस्कार।